हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी साक्षी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑन टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज़ करके मैंने एसपीएम लॉ में मेरे 74 मार्क्स आए, एंड दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड वो भी सिर्फ 5 डेज़ के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो आपको पास करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इवन स्कोरिंग गुड इज़ कंपैरेटिवली इजी इस एग्जाम में। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले है कि 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, 50 एमसीक्यूज़, एंड ऑल द 50 एमसीक्यूज़ आर मैंडेटरी। तो मेक श्योर करो कि आप सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्डली वहाँ से 10 मार्क्स का केस स्टडी आ जाएगा एग्जाम में। एंड अगर आपने वो छोड़ दिया होगा टॉपिक तो यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो मेक श्योर करना कि आप सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो, बिकॉज कंपनी लॉ का 50 मार्क्स का वेटेज है, सिक्योरिटीज़ लॉ का 20 एंड अदर लॉ इज़ फॉर 30 मार्क्स। तो ये सारे एरियाज़ कवर कर लेगा, एंड इसीलिए आपको सारे एरियाज़ कवर करके चलने हैं। जैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है मिसलेनियस वाला, बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं, बट मेरी एग्जाम में भी उसमें से ही क्वेश्चन आ गया था 10 मार्क्स की केस स्टडी, जो कि डोरमेंट कंपनीज पे थी। सो मेक श्योर करना कि आप सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो। अब कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको टाइमलाइंस बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मतलब कि 15 डेज़ है, 20 डेज़ है, 30 डेज़ है, 90 डेज़ है। तो वो चीज़ें, जैसे अगर कोई अपील फाइल करनी है मुझे, तो जैसे कोई अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, अब इसके अगेंस्ट मुझे अपील फाइल करनी है, तो कितने दिनों में अपील फाइल करनी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। बट साथ साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि अपील फाइल करना है फ्रॉम वेयर, मतलब 30 डेज़ में अगर अपील फाइल करना है तो फ्रॉम वेयर, डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, जब मुझे ऑर्डर मिला वहाँ से 30 डेज़ है, या फिर जहाँ ऑर्डर पास कर दिया वहाँ से 30 डेज़ है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, बिकॉज ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको पेनल्टीज़ बहुत अच्छे से करके जानी है। सिक्योरिटीज़ लॉ में स्पेशली पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जो इनसाइडर की पेनल्टीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको सारी की सारी पेनल्टीज़ बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है। आई नो कि पेनल्टीज़ ज़्यादा है, बट येस आपको याद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज ये पेनल्टीज़ है, टाइमलाइन सही है, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप तुक्का नहीं मार सकते हो, या तो आपको आता है या नहीं आता है। एंड जब पता ही है कि आएगी ये पेनल्टीज़ वगैरह पे, तो क्यों आप रिस्क ले रहे हो? मेक श्योर करो कि आप सारे पेनल्टीज़ याद करके जा रहे हो। स्पेशली सिक्योरिटीज़ लॉ में तो आपको याद करके ही जाना है। उसके बाद है कि अप्रूविंग अथॉरिटी, या फिर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अगर कोई ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट मुझे अपील फाइल करनी है, तो मुझे अपील किसे फाइल करनी है वो चीज़ आप ध्यान रख के चलना। किसी कोर्ट को करनी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, या आरबीआई को करनी है, या आरओसी को करना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, तो किसे फाइल करना है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्डली वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी और कोई और अथॉरिटी। तो आपको वो एग्जैक्टली पता होगा तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान लेके चल रहे हो। पॉइंट नंबर 4 इज़ जो आपका एक्सेप्शन वाला पॉइंट होता है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो ये पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, बिकॉज हम क्वेश्चन में वो प्रोविजन अप्लाई कर देते हैं, बट हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि वो चीज़ गवर्नमेंट कंपनी को अप्लीकेबल नहीं थी, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। सो मेक श्योर कि आप एक्सेप्शंस भी ध्यान रख रहे हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आया था, मेरी मॉड्यूल में भी था, या फिर मैंने जब और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए थे तो वहाँ पे भी ये चीज़ को टारगेट किया हुआ था, तो वो आपको एक आदत लग जाएगी। फिर मैंने आपको मिसलेनियस प्रोविजन का तो बताया, तो मैंने 5 पॉइंट अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन किए। सबसे पहला था आपका टाइम लिमिट, दूसरा पेनल्टीज़, तीसरा था आपको कौन सी अथॉरिटी को फाइल करना है वो चीज़, फोर्थ पॉइंट वॉज एक्सेप्शन पे फोकस करना, एंड फिफ्थ पॉइंट वॉज रिगार्डिंग टू मिसलेनियस चैप्टर, या फिर कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद है कि आप जब भी पढ़ोगे, तो अगर आप एक बार पढ़, मतलब फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप रिविजन वीडियो जब देख रहे हो तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हो। एंड अगर फैकल्टी ने सपोज़ कि 2 आवर्स का लेक्चर है, अगर आप 2 आवर्स 1 की स्पीड पे देख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप भी 2 आवर्स में कंप्लीट कर लो, 1 सिटिंग में। डोंट स्ट्रेच इट टू मच, बिकॉज जितना जल्दी कंप्लीट हो सके उतना कर लो। अभी अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर 24 में है, तब तो अभी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल अगर नहीं हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कर लो, एंड ये चीज़ ख़त्म करो अभी, बिकॉज फिर आप मेन एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाओगे अगर आपका ये पेंडिंग रहेगा तो। अनदर थिंग इज़ रिगार्डिंग बुक्स, तो बुक्स आप इंस्टीट्यूट का भी रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप कोई फैकल्टी का स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। बहुत सारे आपको फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद में एक पॉइंट है जो आपको एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलना है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की आपका प्रिपरेशन तो हो जाएगा अच्छे से 4-5 दिनों में, बट एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपना आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी प्रूफ लेके चलना है, ओरिजिनल वाला। जेरोक्स नहीं लिया तो भी चलेगा, बट ओरिजिनल लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ इज़ कि वो लोग सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल ही अलाउ करते हैं, मतलब मेरे सेंटर पे तो ये चीज़ हुई थी कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल जिनके पास थी उनको ही अलाउ किया था।
थर्ड थिंग इज़ कि आपको एग्ज़ाम पैड वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे वो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, हमारे एग्ज़ाम में नहीं किया था कुछ भी अलाउड, सिर्फ एक पेन अलाउ करते हैं वो लोग आपको एंड दूसरा कैलकुलेटर, और रफ पेज भी आपको वहीं से मिलेगा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको 3 आवर्स मिलेंगे, उसके पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते हो एग्ज़ाम। तो मेक श्योर करना कि आप जब ये सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी ना करो, बिकॉज कुछ लोग पहले शुरू में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर लेते हैं एंड फिर बाद में बैठे रहते हैं ऐसे ही। बहुत सारे लोगों का हमारे पेपर के टाइम भी मतलब दे वर स्लीपिंग या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप पेपर सॉल्व करने में ही उतना टाइम लगा दो ना, कि धीरे धीरे सॉल्व करो, एटलीस्ट टेक 2 आवर्स टू कम्प्लीट द पेपर एंड वैसे आप एकदम आसानी से कर लोगे। उसके बाद आप आधा घंटा आराम से लेके पूरा जो आपने सॉल्व किया है वो सारे एक बार रिवाइज मतलब एक बार चेक कर लेना, रिव्यू कर लेना कि आपने सारे क्वेश्चंस ठीक से किए हैं ना, ठीक से मार्क किए हैं ना। उसके बाद ये एक पॉइंट है, ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है ना, जैसे मेरा भी दोनों सेट ए और सेट बी का जो रिजल्ट आया था उसके पहले ही मुझे पता था कि मेरे 74 मार्क्स जितने आराम से आ जाएंगे। एंड वो मैंने कैसे किया था, आप जो रफ पेज आपको वहाँ से मिलता है वो वहाँ पे ही अपना 3 कॉलम बना लेना। सबसे पहला है जहाँ पे आप लिखोगे कि 100% श्योर, दूसरा कॉलम जो 50 to 99% श्योर एंड तीसरा इज़ 0 to 50% श्योर। तो फर्स्ट कॉलम में 100% श्योर में मतलब जैसे कि मैंने MCQ लिखा है, एक MCQ मैंने टिक मार्क किया है, तो अगर मैं एक एक हर MCQ में क्वेश्चन नंबर 1 में देख रही हूँ कि ये कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है, क्या मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ इस आंसर के लिए, या फिर मैं 50 to 80% जितना श्योर हूँ, या फिर मैं बहुत ही कम मतलब मैंने तुक्का लगाया उस MCQ के लिए, तो वो मैं थर्ड कॉलम में लिख देती थी। तो ऐसे करके मैंने पूरे MCQs बाइफर्केट कर लिए। बाइफर्केट होने के बाद में मैंने देखा कि जो फर्स्ट मैंने लिखा था 100% श्योर, तो वहाँ पे 25 MCQs हो रहे थे, 27 MCQs हो रहे थे। तो उससे मुझे पता था कि हाँ 27 मतलब 54 मार्क्स तो मेरे कंफर्म हो रहे हैं, तो मैं पास तो हो जाऊँगी। एंड जो कैटेगरी बी मैंने लिखा था, जो मैं 50 to 99% श्योर, मतलब 50 to 80% आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ मैं 50 to 80% श्योर हूँ। तो वैसे मेरे 14 जितने MCQs हो रहे थे, तो वहाँ से भी मुझे पता था कि 14 है तो चलो 7 तो राइट हो ही जाएंगे, राइट। तो वैसे 7 अगर हो गए राइट तो मुझे 14 मार्क्स मिल जाएंगे एंड मेरे 68-70 मार्क्स जैसे आराम से इसमें हो रहे हैं। अगर कैटेगरी सी में मेरा कुछ भी राइट नहीं हुआ तो भी 68 मार्क्स तो मेरे आ जाएंगे। एंड अगर कुछ राइट होता भी है, जो मैंने मतलब जो बाकी के MCQs बचे हुए थे 7-8, तो वो मैंने कैटेगरी सी में डाल दिए थे एंड वहाँ से जितने राइट हुए उतने। बट आई वॉज श्योर कि मुझे पासिंग में दिक्कत नहीं आएंगी एंड वैसे ही मेरा रिजल्ट आया दोनों सेट ए सेट बी में एंड आई वॉज एबल टू क्लियर इट विथ 74 मार्क्स। तो मेक श्योर करना कि आपके पास जो टाइम बचता है आप वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो। एक बार चेक कर लो, 2 बार चेक कर लो, बट आप इधर उधर टाइम पास करके मतलब इधर उधर देख के और ऐसे ही सो के वगैरह टाइम मत ख़राब करना। आप एक बार रिव्यू करते हुए चलना उस चीज़ को। एंड अगर आप बैठे ही रहोगे ना तो आपका 3 आवर्स तो मतलब कैसे भी नहीं निकलने वाले। लास्ट में एक एक मिनट भी ऐसा हैवी होता है कि कब ये ख़त्म होगा, बिकॉज हमारा सॉल्व हो गया, अब हम क्या करेंगे। बट अगर आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम भी इजीली चला मतलब निकल जाएगा एंड आप श्योर भी हो जाओगे रिजल्ट के लिए। और जो बच्चों को अभी भी सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग अपने आसपास की सिटीज़ में देख के कंप्लीट कर लो। अगर आपका नवंबर 24 में अटैम्प्ट है, मई 24 में है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा, मई 2025 में है तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाद में भी मिल सकता है, आप 1-2 महीने बाद भी कर सकते हो। बट अगर आपका नवंबर 24 अटैम्प्ट है तो मेक श्योर करना कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका मेन एग्जाम है, उसके ऊपर फोकस करके चलना। ओके, सो येस दैट्स ऑल एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।